हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूं जो आपके समय समय पर कदम कदम पर काम आएंगी। देखिए, अगर आप किताबों की बात करें तो लॉ तो एक ही है, लेकिन इस लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कई बार अलग अलग होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हमारा एक मामला था जिस मामले में पत्नी के द्वारा कुछ केसेस किए गए थे, वही 2-3, और हमारे द्वारा भी 2 क्रिमिनल केसेस पत्नी के ऊपर किए गए थे। मीनवाइल उन काउंटर केसेस के प्रेशर में पत्नी इस बात को एग्री हो गई कि मामलों के निपटा लेते हैं। अब उसमें दोनों पक्षकारों के बीच में यह तय हुआ कि पत्नी अपने केसेस को वापस ले लेगी और हम अपने केसेस को वापस ले लेंगे। अब जो हमारी तरफ से क्रिमिनल केस था उसमें पत्नी और उसके भाई को समन हो चुके थे, वो लोग बेल भी करा चुके थे। अब पत्नी ने अपने जो केसेस थे वो वापस लिए, हमें भी वापस लेने थे। तो हम वापस लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं और एक एप्लीकेशन लगाते हैं, साहब हम इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते। तो वो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं चलाना चाहते कोई बात नहीं, लोक अदालत है इतनी तारीख को, हम इसको लोक अदालत में लगा लेते हैं, आप वहाँ पे जाइएगा, केस को ख़त्म करवा लीजिएगा। इट्स ओके। अब लोक अदालत की डेट लगती है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे नए जज बैठे होते हैं, उनको हम कहते हैं साहब ऐसी बात है, इस केस को हम नहीं चलाना चाहते। वो उसको ख़त्म करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, कहते हैं ना भाई, ये तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी, और मना करके वापस दूसरी कोर्ट में फाइल को भेज देते हैं और डेट लगा देते हैं। यानी वो अपने हाथ से उसको ख़त्म नहीं करते। उनका ये मानना है कि इस केस को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। अब जब फिर उससे अगली डेट लगती है, हम वापस कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं कि साहब लोक अदालत में तो हो नहीं पाया, अब आप देख लीजिए, ये चलाने नहीं चाहते, इनका म्यूचुअल हो चुका है। तो वो जो जज साहब होती हैं वो अपने हाथ से उसको ख़त्म कर देती हैं ऑर्डर में लिख करके। अब ये क्या है, कानून एक है लेकिन दो अलग अलग जजों का अलग अलग सोचना है। एक कहता है कि मैं कर सकता हूं, एक कहता है मैं नहीं कर सकता। सेम ऐसे एक एग्जांपल आपको देता हूं क्रिमिनल रिवीजन के बारे में। एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल हुई 498 के कॉग्निजेंस ऑर्डर के अगेंस्ट। अब गोरखपुर में ये रिवीजन थी, और जब वहां पर विड्रॉल की एप्लीकेशन पार्टी ने डाली तो कोर्ट ने क्या किया, विड्रॉल नहीं किया बल्कि उस मामले को डिसाइड कर दिया, बोला निरस्त, डिसमिस कर दिया। अब यानी यहां पर जज साहब का यह मत था कि मैं विड्रॉल की अनुमति नहीं दूंगा, क्रिमिनल रिवीजन है, उसको मेरिट पे डिसमिस कर दिया। अब एक और मामला आया क्रिमिनल रिवीजन का, हमारे यहाँ देहरादून सिटी की बात है, रिसेंटली हमने सेम फिर विड्रॉल का एप्लीकेशन लगाया। वहाँ पर उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिख दिया कि जो रिविजनिस्ट है यानी निगरानी करता है वो अपनी निगरानी पर बल नहीं देना चाहती है, इसलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए, मामला तो एक ही है लेकिन दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग शहरों में अलग अलग जजेस का उस पर मत अलग अलग है। यही चीज़ हम आपको हमेशा समझाते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, बुक में कानून को पढ़ लेते हैं और आपको लगता है ये कानून एज इट इज अभी कोर्ट के अंदर ऐसे ही चलने वाला है, और उसी के अनुसार स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी इन पर्सन लड़ रहे होते हैं, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि वो पूरे तरीके से उन किताबों पर, उन लॉ पर ही निर्भर कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। हर जगह की प्रैक्टिस अलग है, हर एक जज का मानना अलग है। अब ये सारी चीज़ें केवल वही व्यक्ति आपको बता सकता है जो वहाँ काम कर रहा हो। अब कोई गोरखपुर में अगर काम कर रहा है उसे पता है वहाँ की प्रैक्टिस क्या है ना। कोई दिल्ली में काम कर रहा है उसे पता है वहाँ की प्रैक्टिस क्या है, कोई कोलकाता में काम कर रहा है उसे पता है वहाँ की प्रैक्टिस क्या है। अब अगर आपने अपने यहाँ पे बागपत की प्रैक्टिस देखी है और आप उस सेम प्रैक्टिस को जाकर के गुजरात में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ आपको हैरेसमेंट होगा, धक्के खाने पड़ेंगे और कुछ नहीं। लास्ट में करना फिर वैसे ही पड़ेगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग अपने यहाँ पे अपने स्टेट में, अपने शहर में सेल डीड करते हैं ना, जब तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनको कॉल करते हैं, आधे घंटे के अंदर वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसीजर सिंपल है। हम ऑनलाइन एंट्री कराते हैं, उनको प्रेजेंट कराते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं, उनके थंब इंप्रेशन होते हैं, चलो जी हो गई सेल डीड, रसीद मिल जाती है, पैसे जमा कराते हैं और फिर बाद में ओरिजिनल सेल डीड कलेक्ट करके म्यूटेशन करा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम पंजाब में गए, वहाँ पर हमारी सेल डीड होनी थी, तो पहला बैरियर तो यही लग गया, उन्होंने कहा जी भाई पंजाबी में ही होगी। हमने कहा जी पंजाबी हमको पढ़नी नहीं आती, हम खुद बना देंगे इंग्लिश में, आप उसको रजिस्टर्ड करा दो। वहाँ रजिस्टर्ड कराने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई पंजाबी में होगी तभी होगी। अब आप बताओ, लेकिन अब चूंकि वहाँ की प्रैक्टिस है तो पंजाबी में बनानी पड़ी। फिर उसकी एक एक लाइन को हम ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं, कई बार सही ट्रांसलेशन हो रही, कई बार गलत ट्रांसलेशन हो रही। बाकी वहाँ मेथड भी बिल्कुल अलग था। ऑनलाइन एंट्री उनके यहाँ भी थी लेकिन मेथड बिल्कुल अलग था। सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का मेथड अलग था। हम लोग के यहाँ कंप्यूटराइज फोटो खिंचती है, कंप्यूटराइज थंब इंप्रेशन होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। फोटो भी मोबाइल से खिंच रही थी और जो थम्स वगैरह थे वो भी मैन्युअली लगाए जा रहे थे। यानी कि बहुत फर्क आ जाता है प्रैक्टिस में। अब हम खुद लॉयर हैं, हम जाकर के वहाँ कहने लगे नहीं जी हमारे हिसाब से होगा, तो आपको हैरेसमेंट होगी। हमने वहाँ किसी को पकड़ा, हमने कहा जी देखिए हम भी लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं, लेकिन जो यहाँ की प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आप इसको कराएं। और उन्होंने वहाँ की प्रैक्टिस के हिसाब से सब चीज़ें स्मूथली करवाई।
तो आपको दूसरी जगह पे जाकर के वहां की प्रैक्टिस के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी की गलत चीज पे आप वो कर दो। जैसे इसमें भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मामला था, एक सेल डीड हो रखी थी पंजाब में। अब वो सेल डीड के अंदर कुछ गलतियां हो गई, कुछ कमियां हो गई। तो जब हमने उनसे सेलर से बात करी, उन्होंने कहा जी यहाँ तो ऐसे ही चलता है। अब ये इस चीज़ को ये मानने लायक नहीं है। जो मानने लायक थी हमने मान ली, प्रोसीजर है, ठीक है, आपके यहाँ अलग है, हमने किसी को पकड़ लिया कि यहाँ के प्रोसीजर के हिसाब से करा दो। लेकिन ये चीज़ मानने वाली क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपकी सेल डीड में ही गलती है तो पहले करेक्शन डीड होगी, पहले आप उसको सुधारो, तभी तो आपसे कोई खरीदेगा। आपकी गलत सेल डीड पे खाली आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रैक्टिस से इतर भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको विरोध करना पड़ता है। वो सेल डीड नहीं करने दी हमने, गलत है, आप करेक्शन डीड कराओगे तो होगी, वरना नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर अड़ना भी पड़ता है। जो परफेक्ट लॉ है, सीधा लॉ है, और उसके बाहर जाके आदमी कह रहा है मेरे यहाँ तो यही प्रैक्टिस है, दैट इज रॉन्ग। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे को कॉल करते कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो क्या जा रहा है, हमारे यहाँ तो यही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब प्रोसीजर तक सीमित हो सकता है, प्रोसीजर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो एक सेटल्ड लॉ है वो हर जगह सेम ही होता है। सेटल्ड लॉ क्या कहता है? आपके पास जो अधिकार है उतना ही आप दूसरे को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब आपकी सेल डीड तो कह रही है कि आपके पास 30/50 का प्लॉट है और आप बेच रहे हैं 40/60 का प्लॉट, कैसे हो जाएगा? कल को जो खरीदेगा उसको दिक्कत आ जाएगी, वो अपनी ज़मीन को बेच ही नहीं पाएगा आगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है अमेंडमेंट की। कानून है करेक्शन डीड का, आपके पंजाब में उसको हो सकता है कुछ और कहते हो, लेकिन जो भी कहते हैं आप पहले अमेंडमेंट करा के आइए, उसका इंतकाल कराइए, उसके बाद आपकी आगे रजिस्ट्री होगी। ये सेम चीज़ है, मैं उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो जो प्रैक्टिस वाला फंडा है वो क्या है। एक लिमिट तक ठीक है, उस लिमिट से एक्सटेंड जाता है तो आपको विरोध भी करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ इस पूरे वाक्य से, इस पूरे उदाहरणों से आपको आपके मैट्रिमोनियल केसेज में किस हद तक प्रैक्टिस वाली बात को मानना है और किस हद के बाद उसका विरोध करना है आप समझे होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।